नाक्या फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंश। आज हम लोग रणक्षेत्र में जो बातचीत करने वाले हैं वो है कि एलओसी और आईबी के आसपास कई सारे ड्रोन्स देखे गए हैं। कई सारी इस पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कुछ एक्शन लिया। हम लोग इस पे बातचीत करेंगे। उसके साथ ही जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत में हैं। वो 2 दिनों की यात्रा पर हैं। उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। क्या बातचीत हुई है, कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं, इन तमाम चीजों पे हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हम लोग बातचीत करेंगे कि काफी लंबे समय के बाद अमेरिका के एम्बेसडर ने भारत में कार्यभार संभाला है। ट्रंप के अपॉइंटी सर्गियो गोर ने भारत में अपना कार्यभार संभाला है और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। ट्रंप भारत आने वाले हैं, वो भारत आएंगे कि नहीं, इस पे भी सर्गियो गोर ने अपने कमेंट दिए हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं पहली खबर की ओर। तो अंश, पहली खबर क्या है? जो पहली खबर है वो ये है कि कश्मीर के कुछ एरियाज हैं, जैसे नौशेरा सेक्टर हो गया और सांबा सेक्टर हो गया, उसके साथ साथ राजौरी, पुंछ, यहाँ पे ना कुछ पाकिस्तान की ड्रोन की एक्टिविटीज देखी गई हैं। ड्रोन, मूविंग ड्रोन्स देखे गए हैं और उसके बाद जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उनको टैकल किया, उनको टेक डाउन किया। अब इंडियन फोर्सेस का ये मानना है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये कुछ इलीगल वेपन या कुछ स्मगल करने के लिए पाकिस्तान यूज कर रहा है। ये जो वेपन्स है, जो ये ड्रोन्स आए वो हॉवर करते हुए दिखाई दिए गए एलओसी और आईबी के आसपास के इलाकों में। सबसे जरूरी बात यह है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये जो ड्रोन्स हैं, ऐसे कई ड्रोन्स इंकर्जन हुए हैं, कई के अटेम्प्ट्स को फेल किया गया है। और वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनमें से माना जाता है कुछ ड्रग्स लेके आ रहे थे, कुछ एम्यूनेशन लेके आ रहे थे। बेसिकली नार्को टेरर और टेररिज्म की एक्टिविटीज के लिए जो सामान है उसको पाकिस्तान भारत में डंप करने की कोशिश कर रहा है इन ड्रोन्स के सहारे। ये ड्रोन्स किन किन इलाकों में देखे गए हैं? ये ड्रोन्स जो देखे गए हैं वो है राजौरी, सांबा, पुंछ, इन सेक्टर्स में, और एक है नौशेरा सेक्टर, यहाँ पे भी। इनमें से कुछ इलाके वो हैं जो एलओसी के आसपास पड़ते हैं, कुछ इलाके जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास पड़ते हैं, वहां पे ये ड्रोन्स देखे गए हैं। एक जरूरी चीज ये है कि ये ड्रोन्स जिस तरीके से आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से इन ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में किसी तरीके से अभी जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का एक ऑडियो आया था। स्पेसिफिकली बात करूं तो उस ऑडियो में वो कह रहा है कि 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 या उससे ज्यादा अगर मैं नंबर बता दूं तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया में बवाल मच जाएगा कि कितने लोग हैं, कितने ऐसे जिहादी हैं जो भारत में जाके फिदायीन हमले करना चाहते हैं। हमले वो होते हैं सुसाइडल अटैक्स, हाँ, उनको फिदायीन हमले, सुसाइडल अटैक्स की कोशिश, सुसाइडल अटैक्स कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर से बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और इसके लगातार मैसेज आ रहे हैं, जिस तरीके से सैफुल्लाह कसूरी की वीडियोस आ रहे हैं। और जैसे कि इसके लिए, इसके साथ मतलब मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। अभी पीछे जो हमारे सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने एक बयान दिया था, एक इंटरव्यू में ही उन्होंने ये बयान दिया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी पॉज पे है, वो खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों चीजों को लिंक करें, जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज है और जैसे कि इनका स्टेटमेंट कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, खत्म नहीं हुआ है, तो क्या हम इससे मतलब ये एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि इंडिया रिटेलिएट करने के लिए प्रॉपर तैयार है, रेडी है? कर देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अजम्पशन लगाने से बढ़िया है कि कर देना चाहिए। फिलहाल ये हमारे जो उन पोजीशंस पे बैठे उन लोगों को ज्यादा सही सिचुएशन पता है कि क्या सही टाइमिंग होगी। आपने सीडीएस की बात की, एयरफोर्स चीफ ने भी ये बात बोली है, आर्मी चीफ ने भी ये बात बोली, नेवी चीफ ने कई जगहों पे कि इस बार हम अगर जवाब देंगे तो ज्यादा बुरा जवाब देंगे, हमें भी मौका दिया जाए। ऐसे तमाम बयान आए हैं हमारे तीनों सर्विसेज के जो चीफ हैं उनकी तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है। रक्षा मंत्री जी ऐसे बयान लगातार देते आ रहे हैं, लगातार एग्रेसिव स्टांस है। लेकिन कहा जा रहा था कि कई जिस तरीके का मसूद अजहर का बयान आया है, या जैश उल मोमिनात की बात करें, वुमेन विंग की, हमने व्हाइट कॉलर टेरर की बात देखी, अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसमें न जाने कितने डॉक्टर्स पकड़े गए। देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पे, कहीं गुजरात में, फरीदाबाद में, तमाम जगहों पे टेरर मॉड्यूल्स पकड़े गए। काफी गहरी साजिश थी। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले आईएसआई के
जाल में फंसे कुछ बच्चों को पकड़ा गया जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जान, और वो बच्चों की उम्र 15-16 साल थी। और पीछे हमने ये न्यूज़ भी कवर करी थी। सो जो हमास है वो बहुत एक्टिवली ना दिख रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी बहुत एक्टिव दिख रहा है वो। और जो कश्मीर है उसमें भी मतलब उनका एक इन्फ्लुएंस लाने का तरीका, किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कश्मीर में भी, तो ये एक्टिविटीज भी बहुत मतलब जोर पकड़ रही है एक तरीके से। अभी कुछ दिनों पहले ही एक हमास का आतंकवादी था, वो पाकिस्तान में था और उसने एक मीटिंग भी अटेंड की थी। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पे भारत कैसा रिएक्ट करेगा, क्या भारत को प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए या भारत को वेट करना चाहिए, ये तमाम चीज आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या भारत को प्रोएक्टिव एक्शन लेके पहले ही ये जो प्लानिंग है उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए, जैसा आपने पिछली बार जैश और उनके ठिकानों को ठोका था, जरूरी है ठोकना अगली बार भी। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया बहुत सॉफ्ट रहता है इन चीजों को लेके, हम वेट करते हैं हाँ कि पहले कुछ हो, मतलब हम क्यों नहीं पहला स्टेप ले सकते। मैंने इसके बारे में वही कहा ना कि जो उन पोजीशंस पे बैठे हैं उनके पास भी अलग अलग चीजें, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उसके हिसाब से एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन अब क्या होना चाहिए, भारत का एक्शन होना क्या चाहिए, इस पे हमारे विचार हैं कि हमें पाकिस्तान को ठोक देना चाहिए। पाकिस्तान में जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं उन पे हमले करने चाहिए, वहां पे निशाना बनाना चाहिए, इन सारी चीजों को हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि अभी भारत ऑपरेशन सिंदूर को लगातार कह रहा है कि ये पॉज की स्थिति में है, यानी कि कभी भी दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो सकता है। तो ये जो भी सारी चीजें हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है फिलहाल तो। और कहीं ना जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज है तो ये मतलब ऐसा शो करती है कि जैसे मैं अगर गरीब हूँ तो मैं गरीब हूँ, मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है, मुझे इस चीज से दिक्कत है कि आप कैसे अमीर हो। मतलब वो अपने घर में ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है, बस भारत को कैसे वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की बेसिकली अंश जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास खुद तो खाने के लाले हैं, लेकिन वो भारत की ग्रोथ से इतना परेशान है कि वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और कहा भी जाता है कि एक वॉर देश की इकोनॉमी को काफी पीछे ले जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब भारत की सरकार, भारत की फोर्सेस क्या फैसला लेती हैं ये उनके ऊपर है। लेकिन हमने आपको बताया कि राजौरी, सांबा, पुंछ और नौशेरा के सेक्टर में कई ड्रोन्स देखे गए हैं, कई ड्रोन्स के खिलाफ एक्शन लिया गया, कुछ हॉवर करते हुए वापस लौट गए हैं। ये तमाम चीजें हुई हैं। ये कल की बात है, जनवरी 11 को ये ड्रोन्स देखे गए थे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज वो आज भारत में है। उनकी दो दिनों की यात्रा है, जिनमें से आज पहला दिन था अहमदाबाद में। उन्होंने साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद क्या हुआ है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जानने की। लेकिन उससे पहले कई तस्वीरें आई जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ घूमते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने पतंग भी उड़ाई है, पतंग उड़ाने की तस्वीर आई है। वो एक काइट फेस्टिवल के उसकी बीच की बात है। और ये एक मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में क्या बॉन्ड है, इससे वो शो करने की कोशिश करी गई है। हाँ, एक मैसेजिंग तो होती है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कहा भी जाता है कि हर एक लाइन, हर एक पॉज, हर एक कॉमा का मतलब होता है। तो जो काइट फेस्टिवल का उद्घाटन किया, उसके बाद जो काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया खुद फ्रेडरिक मर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसके बाद साबरमती आश्रम में जाके बातचीत की है उन्होंने। और इस बातचीत में क्या हुआ है, इस बातचीत में इंडिया और जर्मनी ने अपने एक तो रिश्ते और हम बेहतर करेंगे। उन्होंने बात करी कि अब तक हमने $50 बिलियन का अब तक हमारे बीच में जो ट्रेड होता है उसको एक्सीड करेंगे और उसको बढ़ाने की तैयारी है। उसके बाद ट्रेड को लेके इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ग्रीन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करी गई है, जो दोनों ने बेसिकली बात करी है। ये MOU साइन हुए हैं बेसिकली। और इसके साथ ही सिक्योरिटी और डिफेंस पे काफ़ी फोकस रहा है इस बातचीत में। दोनों नेताओं ने बातचीत की है कि किस तरीके से सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और क्लोज किया जाए। और जर्मनी ने एक चीज़ सजेस्ट की है कि आप रशियन टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा अपना रिलायंस कम कीजिए और बाकी चीज़ों पे भी नज़र डालिए। ये एक जर्मनी ने बहुत ज़रूरी बात की है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और यूरोपियन कंट्रीज जिस तरीके से रशिया को काउंटर कर रही है, ऐसे में उनको पता है कि उनको ये लग रहा है कि अगर भारत रशिया से दूर होता है तो रशिया हो सकता हो भारत को इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, रशिया पे प्रेशर आए, फिर रशिया इस जंग में थोड़ा सा नरमी दिखाए। ये देखने वाली बात है। फिलहाल भारत के रिश्ते काफी मजबूत है। हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में थे तो किस तरीके का उनका वेलकम हुआ था और क्या क्या चीजों पे बातचीत हुई थी, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर ट्रेड, कोऑपरेशन,
डिफेंस, तमाम चीजों पे बातचीत हुई थी। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। उसके अलावा पीपल टू पीपल एंगेजमेंट को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है। ये जो मीटिंग हुई थी इसमें, और बात करी गई है कि हम स्टूडेंट एक्सचेंज करेंगे, स्किल्ड लेबर की एक्सचेंज हम करेंगे, कि आपके स्टूडेंट्स जर्मनी विजिट करें, जर्मनी के स्टूडेंट्स इंडिया विजिट करेंगे, आपस में थॉट शेयर होंगे और ये सब कुछ। तो इन सब चीज़ों को लेके भी बात हुई है। स्किल लेबर मोबिलिटी की बात हुई है, टेक कोलैबोरेशन की बात हुई है, एजुकेशन में कोलैबोरेशन को लेके बात हुई है, पीपल टू पीपल टाइज जो है उसको लेके बहुत सारी बातचीत हुई है दोनों के बीच में। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इज ऑन his first official visit to India after taking over as chancellor, adding to that this is also his first visit to Asia आफ्टर टेकिंग ऑफिस लास्ट ईयर। उन्होंने कहा है कि जर्मन चांसलर जो है उनके साथ एक हाई पावर्ड ऑफिशियल डेलीगेशन आया है, उसके साथ ही एक लार्ज बिजनेस डेलीगेशन, उसके साथ ही ट्रेड, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द रिलेशनशिप, इसके बारे में बातचीत हुई है। हाँ, तो वो इसके साथ साथ इंडिया में ना और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं जर्मन्स जो हैं, कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं इंडिया में और क्या वो नए नए वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ये जो इकोनॉमिक टाइज है वो लिमिटलेस फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में घुसने वाली है। इट इज इंडिया जर्मनी इकोनॉमिक टाइज टू एंटर लिमिटलेस फेज इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है इस मुलाकात के बाद। इसके साथ ही अंश आगे एक बड़ी खबर आई है अमेरिका से। मैं बताता हूँ क्या खबर आई है वो। तो जो यूएस एम्बेसडर है इंडिया में सर्गियो गौर, उनका स्टेटमेंट आया है कि नो कंट्री इज मोर एसेंशियल देन इंडिया। मतलब वो यूएस के संदर्भ में इस चीज़ को बोल रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है तो आप उसको संभाल के रखते हो, अच्छे से रखते हो, मतलब उसकी नाकदरी नहीं करते आप। तो एक तरफ इनका ये स्टेटमेंट आना कि इंडिया हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, और दूसरी तरफ ट्रम्प का इंडिया को लेके अजीब से बयान देना कि डेड इकोनॉमी है इंडिया और ये सब। तो ये डबल फेस कहीं ना कहीं है कि मतलब देखिए, अमेरिका को एक चीज समझ में आ गया अंश की भारत के बिना उनका बहुत चीजें नुकसान में है। सर्गियो गौर की बात है। सर्गियो गौर आज एक लंबे समय के बाद यूएस एम्बेसडर कोई आया है भारत में। सर्गियो गौर ने आज अपना कार्यभार संभाला है। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं। सर्गियो गौर ट्रम्प के पिक हैं, उनको यूएस कांग्रेस ने अप्रूव किया है। उसके बाद वो भारत आए हैं, वो तमाम चीज़ों पे उसके साथ साथ ना उन्होंने ये भी बोला है कि जो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प हैं, इनकी जो दोस्ती है ना वो रियल है। मतलब जो भी चल रहे हैं वो सब बातें एक तरफ है ट्रेड को लेके, बट ये जो दोनों की दोस्ती है बहुत रियल दोस्ती है। अब इस रियल दोस्ती पे हार्वर्ड लटनिक का एक बयान है, मैं आपको सुनवाता हूँ। Sheet the contracts and set the whole deal up. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. The middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like. That staircase. And they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? हार्वर्ड लटनिक जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प को फोन नहीं किया। इस पे मेजर गौरव आर्या ने क्या कहा, ये सुनिए। उनसे पूछा कि साहब क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ ये भारत का, आप इतनी डील साइन कर रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फलाना ढिमका। उन्होंने साफ बोल दिया कि यार सब कुछ तैयार था, सब कुछ तैयार था और एवरीथिंग वाज रेडी। बस हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लें। और अगर वो, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि अगर वो बात कर लेते, जो कि उन्होंने नहीं की, अगर वो कर लेते तो ये काम हो जाता। दैट वाज द इंसिनुएशन। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये फैक्चुअली गलत है। पिछले साल 8 बार फोन पे बात हुई है, 8 बार फोन पे बात हुई है ऑन रिकॉर्ड। ये भारत ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, अब इस चीज को, ये 8 बार वाला फैक्टर है, इसको हम थोड़ा सा एक बार कोने में रखते हैं और
हम वापस उस पॉडकास्ट में जाते हैं। ये पॉडकास्ट में क्या बोला? अब दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी जी कॉल कर देते तो सब कुछ ठीक हो जाता। अच्छा, मोदी जी क्यों कॉल कर देते? मैं आपको बताता हूं कि इशू है, मेंटल इशू है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। दिस मैन इज नॉट मेंटली एंड साइकोलॉजिकली ओके। और भारत का तो क्या ही नुकसान करेगा, ये अमेरिका का नुकसान कर रहा है बहुत ज्यादा। एंड इट इज फॉर द अमेरिकन्स टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री क्यों बात करें? प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं, कागज प्रेजेंट करे जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री साइन करेंगे, यूएस के प्रेसिडेंट साइन करेंगे, जो भी प्रोसेस है या कोई और मंत्री साइन करेंगे, ठीक है। और वो सिग्नेचर करने के बाद आपकी जो ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस के साथ हो जाएगी और कहानी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ये नहीं चाहता दोस्तों। ट्रंप चाहता कुछ और है। ट्रंप चाहता है कि जैसे एक जमाने में राजे महाराजा बादशाह सुल्तान हुआ करते थे, जो बैठते थे थ्रोन के ऊपर और सब लोग उनके सामने ऐसे कहते थे कि साहब आप आए हैं तो बाहर आई है आप, ही हैज दैट थिंग इन माइंड कि भारत के प्रधानमंत्री कॉल करेंगे। तो सुना आपने। अब ये बात सर्गियो गोर आके कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती बहुत रियल है। हुआ करती थी एक समय पे ये दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके के ट्रंप ने फैसले लिए, जिस तरीके के ट्रंप के एक्शंस हैं, इस दोस्ती में मैं ये तो नहीं कहूंगा दरार आ गई है, लेकिन कुछ खटास तो देखने को जरूर मिल रही है। बहुत ज्यादा मिसमैच नहीं है मतलब इस चीज में कि एक तरफ आप बोलते हो कि ट्रंप का ही स्टेटमेंट था कि मोदी ने मुझे कॉल किया, जब उसके बाद ये हार्वर्ड ल्यूटनेट ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई कॉल करने के लिए बोला गया था बट कॉल कभी हुई ही नहीं, है ना। तो ट्रंप के अलग अलग बयान आना भारत को लेके और भारत के अगेंस्ट में बयान आना, और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन रखना कि इंडिया हमें फेवर करे, हर चीज में इंडिया हमें सपोर्ट करे। सर्गियो गोर ने यह भी बोला है कि जो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो बहुत जल्दी ही पूरी हो सकती हैं। सर्गियो गोर ने यह भी एक बातचीत कही है कि अगले साल ट्रंप भारत आ सकते हैं, वो भारत का दौरा कर सकते हैं। अब ये बात आने वाले समय में पता चलेगी। ये भी कहा जाता है कि क्वाड के समिट के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आ सकते हैं। फिलहाल उस पर भी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगले साल वो बायलैटरल विजिट के लिए आने वाले हैं, ऐसा सर्गियो गोर का कहना है। फिलहाल कई सारी चीजें अमेरिका ने बोली तो है, लेकिन वो आज तक हुई नहीं है। एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि इंडिया के साथ जो डील थी हम बिल्कुल एज पे थे उस पे, बट इंडिया एक इतनी वास्ट कंट्री है और हम इंडिया को अपने साथ रखना चाहते हैं, साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है बट हम उस चीज को कवर अप कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि नो कंट्री इज मोर इसेंशियल देन इंडिया, मतलब अमेरिका के लिए भारत से जरूरी कोई देश है नहीं। फिलहाल ये देखने को, ये जो एम्बेसडर साहब हैं, नए नवेले एम्बेसडर आए हैं, उनका जो बयान है, हो सकता है वो ट्रंप की कुछ मैसेजिंग को लेके जरूर आए, क्योंकि वो अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने राष्ट्रपति को प्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी वो काफी क्लोज है प्रेसिडेंट ट्रंप के। क्लोज से मुझे याद आया, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था। उन्होंने बोला कि मैं ट्रंप के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूम चुका हूँ उनके साथ में, बट इंडिया के साथ जो उनके रिलेशंस हैं वो एक डिफरेंट लेवल के रिलेशंस हैं, मतलब वैसे रिलेशन वो और किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं करते। अब ये देखना ये जरूरी है कि ये जो रिलेशन है वो कितना आगे अच्छा होता है। अभी फिलहाल तो इसमें बहुत सारे दरार देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से ट्रेड डील को लेके बातें हुई हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस पे जो बातचीत हुई है, जिस तरीके से ट्रंप की बयानबाजी आ रही है, जैसा बार बार अंश बताया, तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल लग रही हैं। लेकिन बट कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं है अगर हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। अब जैसे ट्रंप है, ट्रंप अमेरिका के लिए सोचता है, और अगर उससे अगर मोदी जी इंडिया के लिए सोचते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे नहीं, ये गलत तो अमेरिका भी नहीं कह रहा है, ट्रंप जो बातें कर रहा है, लेकिन ट्रंप की कई ईगो की प्रॉब्लम्स हैं। बट जैसे आपने बताया ना कि जैसे ये डील हो नहीं पा रही है, तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर सामने आ रहा था कि यूएस इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट में और डेयरी मार्केट में एंटर करना चाहता है, और मोदी जी इस चीज से नहीं, मतलब उस चीज को सही मान रहे थे। तो चूंकि डेयरी ये ऐसी चीज है जो भारत की बिजनेस में रेड लाइन कही जा सकती है। यूएस का डेयरी प्रोडक्ट अगर इंडिया में एंट्री करता है, तो जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे पशुपालक हैं, उनका बिजनेस काफी इम्पैक्ट होगा, वो काफी बुरे स्थिति में जा सकते हैं। जिस तरीके की यूएस टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो चीजें अपने कैटल्स को खिलाता है, जिससे वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, या मिल्क से बनी चीजों को फिर उससे बनाता है, तो ऐसे में भारत के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि वो सामान सस्ते हो जाएंगे। और हमारे अगर हम बेसिक एक दूध की बात करें, तो दूध उसको कई अलग अलग फेजेस में यूज किया जाता है, डेली कंजम्पशन के साथ साथ पूजा पाठ और तमाम चीजों में।
तो ऐसे में जो यूएस का डेयरी प्रोडक्ट आएगा उस पर वो ट्रस्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो सस्ता होगा तो आम लोग वो खरीदेंगे। फिर उसमें जो भी गड़बड़, अगर कुछ ऐसी चीज होती है जो भारत के लिए या भारत के इमोशन से जुड़ी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया यूएस या किसी भी देश के डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री नहीं देगा, इंडियन मार्केट में। कि अगर इंडिया अपने लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है तो यूएस के लिए वो चीज़ गलत है, मतलब यूएस फिर उस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है कि आप अपने लोगों के लिए स्टैंड कैसे ले रहे हो। जो इंडिया न्यूजीलैंड की ट्रेड डील हुई है, फ्री ट्रेड डील, तो उसमें भी ये सारी चीजें हमने देखा कि किस तरीके से, मैंने वही बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स को एंट्री नहीं मिली है। तो ऐसे में ये डेयरी का मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, ये इंडिया के लिए रेड लाइन है। इंडिया इसको कई बार कह चुका है और पीयूष गोयल सर ने अभी बोला है कुछ दिन पहले कि भारत पर भरोसा रखिए, भारत में भरोसा रखिए, सब चीजें हो जाएंगी। अगर यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं होती है, टैरिफ्स हम झेल रहे हैं, तो हमने तमाम दुनिया के फ्रेडरिक मॉर्श भी आए हैं तो बोल रहे हैं इंडिया ईयू के साथ फ्री ट्रेड डील जनवरी के एंड तक ही हो सकती है। और ये भी जो अभी आपने मेंशन करा, इसके साथ साथ इंडिया ने जैसे कतर के साथ भी डील साइन करी है, ठीक है, अभी आपने न्यूजीलैंड बताया, जर्मनी के चांसलर यहाँ पर है, तो ओमान के साथ हमारी एफटीए हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी अपने लोगों का ध्यान रख रही है कि ठीक है, अगर यूएस में आपको टैरिफ्स लग रहे हैं यूएस की तरफ से, तो हम आपके लिए डिफरेंट मार्केट्स ओपन कर रहे हैं कि आप वहां जाओ, अपना सामान बेचो वहां पे। हाँ, ये बात तो सही है। फिलहाल अब यूएस के जो एम्बेसडर आए हैं, उनके आने से क्या इंडिया यूएस के रिलेशंस में फर्क पड़ेगा? क्या उनको किसी स्पेशल मिशन पे भेजा गया है? चूंकि वो ट्रम्प के काफी क्लोज हैं, ट्रम्प इस जो रिश्ते फ्रैक्चर हुए हैं उनको सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, इसलिए उनको भेजा है। उनके बयान भारत को लेके काफी पॉजिटिव रहे जब से उनका नाम आया है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है। आज के रणक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।